जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है धन के निष्कासन का सिद्धांत। इसके पहले हमने 7 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से। हिस्ट्री पेपर फर्स्ट की क्लासेस आपकी कंप्लीट करा दी गई हैं, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, तो वह भी आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो क्लासेस कराई गई हैं सभी क्लासेस के नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। वहां पर सभी क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी, या फिर आप अगर चाहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स अपना बनाएं तो उस पीडीएफ से आप बना सकते हैं। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत हमें पढ़ना है, तो इसके विषय में हम चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए और वीडियो लाइक अवश्य कर दिया करिए। तो चलिए देखते हैं हम धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने बताया। धन का निष्कासन का जो सिद्धांत है वह 1867 में दादा भाई नौरोजी ने बताया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है उसको किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने बताया हुआ था। कब बताया था? 1867 में। वह अपने द्वारा संगठित एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो संगठन था उसका लंदन में मीटिंग चल रही थी। कब? 1867 में। उन्होंने स्पीच उस समय दे रहे थे उसमें बता रहे थे कि इंग्लिश ड्यूटीज़ टू इंडिया, अर्थात वह बता रहे थे भारत के प्रति जो इंग्लैंड के कर्तव्य है उसके विषय में बता रहे थे। और उसी के विषय में बताते बताते उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ अर्थात धन के बहिर्गमन का एक सिद्धांत के बारे में बताया हुआ था। लेकिन बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के विषय में इन्होंने अपने एक पुस्तक में लिखा, जो कि पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने विस्तृत रूप से ड्रेन ऑफ वेल्थ को बताया। ड्रेन ऑफ वेल्थ बताया क्या उन्होंने? जैसे कि आप मान लीजिए उन्होंने बताया कि एग्जाम्पल के तरीके से आप समझिए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ है क्या। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है एक प्रकार से ये भारतीय अर्थव्यवस्था है और इसके राष्ट्रीय आय मान लीजिए कुछ धनराशि हो रही है और उसका एक हिस्सा जो है वह सीधे सीधे ब्रिटेन चला जाता है और वह प्रतिवर्ष जा रहा है और इसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। इसी को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत है। वह एक कहते हैं कि भारत से ब्रिटिश के बीच में एक नाला बना हुआ है जिसके द्वारा भारत का धन जो है वह ब्रिटिश में सीधे सीधे चला जा रहा है और उस धन के स्थान पर भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। यह उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत बताया था। आगे अब हम देखेंगे, भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था, उसे आर्थिक निकास या धन निष्कासन की संज्ञा दी गई। धन की निकासी की अवधारणा वाणिज्यवादी सोच के क्रम में विकसित हुई। धन निष्कासन के सिद्धांत पर उस समय के अनेक आर्थिक इतिहासकारों ने अपने मत व्यक्त किए। इनमें दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक निकास की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की थी। उन्होंने धन के निष्कासन को सभी बुराइयों की बुराई कहा, एविल ऑफ ऑल एविल्स। जो धन के निष्कासन का सिद्धांत जो जिसके जरिए ब्रिटिश में धन जा रहा है उसको उन्होंने सभी बुराइयों की बुराई कहा। 1905 में उन्होंने कहा था धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मूल कारण है। क्योंकि जो भारत के द्वारा धन थे उसको जब ब्रिटिश अपने देश ले जा रही थी यहाँ पर बिना कोई फ़ायदा दिए, तो भारत की उसमें कोई भी एक प्रकार से फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो भारत का धन जब बाहर जाने लगा, मान लीजिए एक आपकी फैमिली है, आप उसमें धन अर्जित कर रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपये कमा रहे हैं, तो 100 रुपये आप अगर अपने घर में निवेश करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने घर के बच्चों को पढ़ाएंगे, वो आगे चलकर अच्छा शिक्षा ग्रहण करके और अधिक धन जो है वह अर्जित करने का प्रयास करेंगे। परंतु 100 रुपये आपके घर में आ रहा है, सीधे सीधे आप 20 रुपये जो है कोई और अपने घर लेके चला जा रहा है, तो इससे क्या होगा? आपके घर में गरीबी बढ़ेगी, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है उस 20 रुपये का। वही एक प्रकार से धन का निष्कासन इसी
प्रकार से भारत के धन को ब्रिटिश जो है अपने देश लेकर चला जा रहा था। रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राष्ट्रवादी विचारकों ने भी धन के निष्कासन के इस प्रक्रिया के ऊपर प्रकाश डाला। इनके अनुसार जो है सरकार सिंचाई योजनाओं पर खर्च करने के स्थान पर ऐसे मद व्यय करती है जो प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी सरकार के हितों से जुड़ा हुआ है। आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व थे अंग्रेज प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, भारत द्वारा विदेशियों से लिए गए ऋणों के ब्याज, नागरिक एवं सैनिक विभाग के लिए ब्रिटेन के भंडारों से खरीदी गई वस्तुएं, नौवहन कंपनियों की दी गई अदायगी तथा विदेशी बैंकों तथा सीमा का लाभांश। भारतीय धन के निकलकर इंग्लैंड जाने में से भारत में पूंजी का निर्माण एवं संग्रहण नहीं हो सका, जबकि इसी धन से इंग्लैंड ने औद्योगिक विकास के साधन तथा गति बहुत बढ़ा लिया। जो एक प्रकार से यह हो रहा था धन का बहिर्गमन, वह किस प्रकार से वह कर रहे थे। सबसे पहली बात तो वह गृह चार्ज, मतलब यहाँ के जो एक प्रकार से ब्रिटिश के सैनिक यहाँ पर जो कार्य कर रहे थे उनको जो वेतन दिया जा रहा था वह सीधे सीधे भारत से बाहर जा रहा था, वह अपनी फैमिली के पास भेज देते थे। अब सैन्य खर्च असैन्य खर्च जो हो रहा था, यहाँ के लोगों को, ब्रिटिश के लोग जो यहाँ आ रहे थे उनके ऊपर जो सैन्य खर्च हो रहा था वह सीधे सीधे ब्रिटिश के लोगों के पास जा रहा था। भारत सचिव और उनकी जो 16 सदस्यीय परिषद थी उनका जो खर्च था बहुत ज़्यादा था, वह सीधे सीधे कहाँ जा रहा था, ब्रिटिश के पास जा रहा था। सार्वजनिक ऋण जो उन्होंने लिया हुआ था भारत के नाम पर, उसका ब्याज जो दे रहे थे वह भी भारत से ही जा रहा था और भारत में उसका कोई लाभ नहीं था। वह ऋण किसने लिया था, ब्रिटिश के लोगों ने लिया था, लेकिन उसका जो ब्याज है भारत के द्वारा अर्जित किए गए करों के माध्यम से लिया जा रहा था। भारत जैसे कोई भी देश हो, वर्तमान में ही देख लीजिए, जैसे कोई राष्ट्र हो, उसको धन कहाँ से मिलता है, ये राष्ट्र है, उसको धन मिलेगा जनता के द्वारा दिए गए करों से या सरकार की जो स्वयं की, जैसे कि एयरलाइंस हैं, जो ट्रेन्स हैं, उनसे जो लाभ होगा। इन दो चीज़ों से इनको धन का अर्जन होता है किसी भी सरकार को। तो ब्रिटिश को भी कर के माध्यम से ही उनको धन मिल रहा था और यहाँ पर जो शोषण नीतियाँ चला रहे थे उनसे उनको धन मिल रहा था। तो उस धन को ले जाकर वह कहाँ ले जा रहे थे, ब्रिटिश में ले जा रहे थे, ना कि यहाँ पर व्यवस्था करने के लिए कोई भी कार्य कर रहे थे। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को इस धन से जो लाभांश प्राप्त होता था उसे पुनः पूंजी के रूप में भारत में लगा दिया जाता था। इस प्रकार भारत का शोषण जो है निरंतर बढ़ता जा रहा था। इस धन के निकास से भारत में रोजगार तथा आय की संभावनाओं पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। धन का यह अपार निष्कासन भारत को अंदर ही अंदर कमज़ोर बनाते जा रहा था। वाणिज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत धन की निकासी उस स्थिति को कहा जाता है जब प्रतिकूल व्यवस्था संतुलन के कारण किसी देश से सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं देश से बाहर चली जाएं। माना यह जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय 50 वर्ष पहले तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए 2 करोड़ रुपए की कीमती धातु भारत लाई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के इस कदम की आलोचना की गई थी, किंतु कर्नाटक युद्धों एवं प्लासी तथा बक्सर के युद्धों के पश्चात स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आया। बंगाल दीवानी ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त होने के साथ कंपनी ने अपने निवेश की समस्या को सुलझा लिया। अब आंतरिक व्यापार से प्राप्त रकम, बंगाल की लूट से प्राप्त रकम, बंगाल की दीवानी से प्राप्त रकम जो होता था उसके योग के एक भाग का निवेश जो है भारतीय वस्तुओं के खरीद के लिए होने लगा और इस प्रकार भारत ने ब्रिटेन को जो निर्यात किया उसके बदले में भारत को कोई आर्थिक, भौतिक तथा वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ, किंतु बंगाल की दीवानी से प्राप्त राजस्व का एक भाग वस्तुओं के रूप में भारत में ब्रिटेन हस्तांतरित होता रहा। इसे ब्रिटेन के पक्ष में भारत के धन का हस्तांतरण कहा जा सकता था। यह प्रक्रिया 1813 तक चलती रही, किंतु 1813 में चार्टर के तहत कंपनी का राजस्व खाता, कंपनी का व्यापारिक खाता दोनों अलग अलग हो गया और 1813 ईस्वी में चार्टर के तहत भारत का रास्ता ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया तथा भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है वह समाप्त कर दिया गया। इसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। स्थिति उस समय और भी चिंताजनक रही जब ब्रिटेन तथा यूरोप में भी कंपनी के द्वारा भारत में निर्यात किए जाने वाले तैयार माल को हतोत्साहित किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप यह निकला
कि अब कंपनी के समक्ष अपने शेयरधारकों को देने के लिए रकम की समस्या जो है उत्पन्न हो गई। आरंभ में कंपनी ने नील एवं कपास का निर्यात कर इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया, किंतु भारतीय नील और कपास कैरिबियाई देशों के उत्पाद तथा सस्ते श्रम के कारण कम लागत में तैयार अमेरिकी उत्पादों के सामने नहीं टिक सके। अतः निर्यात एजेंसियों को घाटा उठाना पड़ा। यही कारण रही कि कंपनी ने विकल्प के रूप में भारत में अफीम के उत्पादन पर बल दिया। फिर बड़ी मात्रा में अफीम चीन को निर्यात की जाने लगी। अफीम का निर्यात चीनी लोगों के स्वास्थ्य के लिए जितना घातक था, उतना ही कंपनी के व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक था। अफीम जो है वह व्यापार का विरोध किए जाने पर भी ब्रिटिश कंपनी ने चीन पर जबरन यह घातक जहर थोप दिया। ब्रिटिश जो है वह भारत से चीन को अफीम निर्यात करता था और बदले में रेशम और चाय की उगाही करता था और मुनाफा कमाता था। इस प्रकार भारत से निर्यात तो जारी रहा, किंतु बदले में उस अनुपात में आयात जो है वह नहीं हो पाया। अपने परिवर्तन स्वरूप के साथ 1858 ईस्वी के पश्चात भी यह समस्या बनी रही। 1858 ईस्वी में भारत का प्रशासन जो है ब्रिटिश ने अपने हाथों में ले लिया। इस परिवर्तन के प्रावधानों के तहत भारत के प्रशासन के लिए भारत सचिव के पद सृजन किया और भारत सचिव तथा उसकी परिषद का खर्च भारतीय खाते में डाल दिया गया। 1857 के विद्रोह को दबाने में जो रकम खर्च हुई उसे भी भारतीय खाते में डाला गया। इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय सरकार एक निश्चित रकम प्रतिवर्ष गृह व्यय के रूप में ब्रिटेन भेजती थी। व्यय की इस रकम में कई मदें शामिल होती थी, यथा रेलवे पर प्रत्याभूत ब्याज, सरकारी कर्ज पर ब्याज, भारत के लिए ब्रिटेन में की जाने वाली सैनिक सामग्रियों की खरीद, भारत में सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन की रकम इत्यादि। इस प्रकार गृह व्यय की राशि की गणना धन की निकासी के रूप में की जाती थी। उल्लेखनीय है कि 19वीं सदी में धन के बहिर्गमन में केवल गृह व्यय ही शामिल नहीं था, वरन इनमें कुछ अन्य मदें भी जोड़ी जाती थी। उदाहरण के लिए भारत में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन का वह भाग जो वह भारत से बचाकर ब्रिटिश भेजा जाता था, तथा निजी ब्रिटिश व्यापारियों का वह मुनाफा जो भारत में ब्रिटेन भेजा जाता था। फिर जब 1870 ईस्वी में दशक में ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए का अवमूल्यन हुआ, तो इसके साथ ही निकासी किए गए धन की वास्तविक राशि में पहले की अपेक्षा और भी अधिक वृद्धि हुई। धन के निष्कासन के कारण के विषय में जाने तो दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के 6 कारण बताए। पहला था भारत में विदेशी विनिमय और प्रशासन। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक धन और श्रम विदेशियों द्वारा लाया गया था तथा लेकिन भारत ने विदेशियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तीसरा जो है भारत द्वारा ब्रिटेन के सभी नागरिकों के प्रशासन और सेना के खर्च का भुगतान किया गया था। भारत अंदर और बाहर दोनों क्षेत्रों के निर्माण का भार उठा रहा था। भारत द्वारा देश के मुक्त व्यापार को खोलने में अधिक लाभ हुआ। और छठा था ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रमुख धन लगाने वाले विदेशी थे। वे भारत से जो भी पैसे कमाते थे वो भारत में कभी भी कुछ खरीदने के लिए निवेश नहीं करते थे। फिर उन्होंने भारत को उस पैसे के साथ छोड़ दिया था। अब हम देखेंगे धन के निष्कासन की क्या दुष्परिणाम रहे। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। धन के निष्कासन के परिणाम स्वरूप भारत में पूंजी संचयन नहीं हो सका। पूंजी का संचयन नहीं हो सका। पूंजी का संचयन औद्योगिक विकास नहीं हो सका। लोगों का जीवन स्तर लगातार गिरता चला गया। गरीबी बढ़ती चली गई। धन के निष्कासन से चलते जनता पर करों का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया और इसके साथ साथ कुटीर उद्योगों का नाश हो गया। कृषि पर दबाव बढ़ता गया और भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ती चली गई। राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ। राष्ट्रवादी विचारकों ने धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए साम्राज्यवाद एवं राष्ट्रवाद के बीच अंतर विरोध को पहचान लिया और इस तरह आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के सारे दावों को खारिज करने में मदद मिली, जैसे उपयोगितावाद, आधुनिकीकरण के प्रतीक, स्वराज्य, शिक्षा आदि। यही आर्थिक राष्ट्रवाद की चेतना 1906 में स्वदेशी आंदोलनों में उभर कर आने लगी, जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रसार का नारा लगाया गया। समाज और संस्कृति पर प्रभाव। धन के निष्कासन से रेशम उद्योग, व्यापार आदि में निवेश नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है वह घटने लगी। अकाल की निरंतरता ने इनके जीवन को और भयावह बना दिया।
इस प्रकार यूरोप के अन्य राज्यों के सापेक्ष भारत के लोगों का जीवन स्तर एवं जीवन प्रत्याशा दोनों घटा और यही शोषित लोग जो हैं कालांतर में भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक और आधार बनकर उभरे। धन निष्कासन के स्रोतों की बात करें तो सबसे पहला स्रोत था व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनियों के निवेशकों को दिए जाने वाला लाभांश, कंपनी के लंदन स्थित ऑफिस एवं उससे संबंधित कर्मचारियों के ऊपर होने वाला व्यय। पांचवा था कंपनी के सैन्य एवं असैन्य कार्यों से संबंधित वस्तुओं की खरीद भारत के बाजार में न करके लंदन बाजार में किया जाता था, जिसे स्टोर परचेज कहा जाता था, ताकि वहां के व्यापारियों को लाभ जो है वह पहुंचाया जा सके। छठा जो था स्रोत सार्वजनिक व्यय के लिए लंदन से लिए गए ऋण जो है उसका ब्याज का भुगतान, जैसे नहर योजना, अकाल प्रशासन, सेना, रेलवे इत्यादि से संबंधित जो खर्च थे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि इस सार्वजनिक ऋण का बहुत कम अंश जनता के कल्याण के लिए किया जाता था। लगभग 40% सेना एवं रेलवे पर खर्च किया जाता था। सेना में साम्राज्य सुरक्षित होगा और रेलवे से भारत का आर्थिक शोषण होगा, जबकि किसानों को चाहिए थी नहर। सातवां जो स्रोत था विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज तथा उस पूंजी निवेश से प्राप्त लाभांश दोनों निष्कासन, जैसे भारत में ब्रिटिश सरकार भारतीय रेलवे के विकास में पूंजी निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को उनके कुल पूंजी के 5% का ब्याज देने का गारंटी देती है, जबकि यह लाभांश दर जो है वह ब्रिटेन में केवल 2% था। इस प्रकार धन का जो बहिर्गमन था उसका सिद्धांत हमने पढ़ा। बहुत ही कम शब्दों में हमने आपको बताना चाहा, क्योंकि आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि जल्द से जल्द सिलेबस सर कंप्लीट कराइए हमारे एग्ज़ाम से। तो आपका सिलेबस जल्द ही कंप्लीट कराया जाएगा। चैनल पर बने रहिए। जो भी समझ में ना आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। टेलीग्राम से आप PDF लेकर रिवीजन अवश्य करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।